हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, जो आप लोग का स्टार्ट है और जिनका भी पेपर 11 अगस्त को होने वाला है। तो बिल्कुल ही ये क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हॉल में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरीके के इस जो है क्लास को बनाया गया है। जैसे कि आपने देखा कि 8 और 7 अगस्त का पेपर जो हुआ है, ठीक है, इसमें 6 शिफ्टों में एक ही तरीके के प्रश्न पूछे गए। मतलब एक ही तरह के, मतलब एक ही टाइप से, ठीक है, बिल्कुल ही मिलता जुलता प्रश्न था। और मैंने उन सारे टॉपिकों के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन लोगों को यहाँ पे कवर कर दिया है। तो अगर आप इस क्लास को देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आपका अगर पेपर 11 को है तो बिल्कुल ही ये काम करके जाना 100% है कि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाने वाला है, ठीक है। या उसके आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है हम लोगों के पास और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखना है। तो चलिएगा, वीडियो को जो है, जो भी मेरे दोस्त अब तक लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से एक जो है वीडियो बनता है और आपकी लाइक की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि इतने अलग अलग टॉपिकों के प्रश्न को जुटाना, वो भी महत्वपूर्ण, कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है इसको गेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको इसका बेनिफिट मैं बहुत बेहतरीन तरीके से अभी बताने वाला हूँ कि क्या फ़ायदा होने वाला है। पहले जीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो है रीजनिंग को, फिर जो है मैथ के। तो चलिएगा, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है मुख्यालय अगर आपसे पूछ दे तो आपके राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। और जिन्होंने भी बताया यहाँ पर भी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एक जो है टेस्ट दीजिए, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और इससे पहले अगर आप एक टेस्ट दे देते हो तो आपका जो डर है, आपका जो मनोबल है वो हाई हो जाएगा। हाँ, आप कर सकते हो, ऐसा फीलिंग ज़रूर आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल ही टेस्ट दो और एक बार कमेंट बॉक्स में एग्ज़ाम डेट अपना ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम किस तिथि को है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। यूरोपीय संघ की जो है स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपने बताया है कि 1993, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा 1993, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यूएन यूएन का जो है 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया। यूएन का जो है 193वां सदस्य कौन सा देश हुआ है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और जिन्होंने भी बताया है दक्षिण सूडान, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है। सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सांगपो और जो है देहांग किस नदी के अन्य नाम है। तो ब्रह्मपुत्र जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओईसीडी का जो है मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ओईसीडी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है बताएंगे। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है
5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर है आपका हो जाएगा पेरिस, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न कह रहा है कि निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी नृत्य उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा केरल। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आ रहा है आपके एग्जाम हॉल में, तो आप कोशिश करो कि बेहतर तरीके से इन सारे प्रश्नों को याद कर लो, ठीक है। और क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने ग्रुप में। तो ये हो जाएगा K2। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल, सॉरी डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। हिमालय की सबसे अब जो है बड़ी ऊंचाई वाला जो है सबसे शिखर आपको बताना है K2। तो ये दूसरा सबसे हो गया, तो प्रथम पे कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 8वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जोड़ती है? निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान को जोड़ती है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये बनेगा सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है ये भूटान भूटान और जो है नेपाल, चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर छोड़ेंगे। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है? बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है बेहतर कार्य के लिए दिया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कोला कोलांगू नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अ, कंदरिया महोत्सव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा खजुराहो। कहाँ पे है? खजुराहो में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजमन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताएंगे कि ये किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है श्रीमती एन राजम। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे वायलिन से। वायलिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है हिंदी नाटक आंधे आंधे के लेखक कौन है? हिंदी नाटक आंधे अंधे के लेखक कौन है? 14 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश आपका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो 23 सितंबर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाची नामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो जो भी बता रहे हैं जम्मू और कश्मीर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रचलित किया गया? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रचलित किया गया? 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट उत्तर है 1923, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ए नेशनल इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओगे कि ए नेशनल इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आर के नारायण का पहला जो है उपन्यास इनमें से कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं स्वामी एंड फ्रैंक्स, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम जो है डोटा बेटा है? दक्षिण भारत की किस पहाड़ियों का जो है चोटी का नाम जो है डोटा बेटा है? तो आप कहोगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ का नाम जो है डोटा बेटा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहाँ अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहाँ अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे गिरनाथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अमर जवान ज्योति की जो है स्थापना जनवरी 1972 में कहाँ पर की गई थी? अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में कहाँ पे की गई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा इंडिया गेट। कहाँ पे? इंडिया गेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वां कौन सा जोन का नाम है? भारत में जो है हाल ही में जोड़ा गया 17वां जोन का जो है नाम क्या है? तो आप कहोगे कि इसको बोलते हैं कोलकाता मेट्रो। पहले 16 जोन थे, 17वें नंबर पे कौन बना? कलकत्ता मेट्रो को जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जो है द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जो है स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जो है स्मारक है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे शांति घाट। शांति घाट किनका है? तो आप कहोगे आपके लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नील नदी की निम्न में से किस देश की जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? नील नदी को जो है किस देश का जो है रीढ़ का हड्डी कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं मिस्र का, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा मिस्र का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो है गठन किस वर्ष किया गया था? भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो है गठन किस वर्ष किया गया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे है? तो अजमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जो है पहला लंबा जो है समुद्री तट है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है? तो आपके 28वें नंबर प्रश्न का आ जाएगा मरीना बीच। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम कब लागू हुआ? वस्तुओं के
भौगोलिक संकेत अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र विद्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विद्यालय कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विद्यालय कहाँ स्थित है। तो टोक्यो जापान जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे 2015। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस में जो है भारत का जो है स्थान आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है यहाँ पे 139वें नंबर पे है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो 34वें का राइट उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की जो है गणना करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी का गणना करता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे एनएसओ के अधीन सीएसओ एक जो है विंग है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब जो है रीजनिंग के प्रश्न आ चुका है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है पहला कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या जो है ज्ञात कीजिए। अब देखिए श्रृंखला श्रेणी से आपको स्टार लगाना है कि कोई भी ऐसा 6 जो शिफ्ट हुआ है उसमें ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा है और लमसम दो दो प्रश्न पूछ रहा है आपके एक जो है शिफ्ट में। तो अच्छे तरीके से इसको तो ध्यान में ही रखना है आपको। जैसे 7 से 8, 8 से 16, 43, 107। तो अगला पद क्या होने वाला है? जैसे मैंने देखा तो श्रृंखला पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब श्रृंखला ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज होता है। तो इसके दो ही नियम हो सकते हैं, या तो इसमें कुछ प्लस किया होगा या किसी संख्या से गुणा। तो आप फट दे चेक कर लो कि क्या किया गया है। 17 से जो है यहाँ पे 7 से 8 हुआ मतलब 1 जोड़ दिया, 8 से 16 हुआ मतलब 8 जोड़ा गया है, 8 से 43, 16 से 43 हुआ मतलब आप देखोगे कितना हो गया, 27 जोड़ दिया है। इसके बाद 107 हुआ है, अब घटा लो 4 और यहाँ पे 6, 64 जोड़ा गया है। इसके आगे क्या जोड़ेंगे ये हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो 1 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर 27, फिर 64। क्या किस लॉजिक से जोड़ रहा है? तो देखो ये 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है, 27 तो ये 3 का क्यूब होता है, 8 जो है 2 का क्यूब होता है, 1 जो है 1 का क्यूब होता है। मतलब इसने जो है संख्याओं को क्यूब किया है। तो 4 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 और 125, 7 5 12, 2 1 3 2, 200 जो है 32 और 232 आप देख लो कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध जो है आपको बताना है। पहली संख्या का जो संबंध दूसरी संख्या से उसी तरीके से जो है आपका तीसरी संख्या का संबंध जो है चौथी से बताना है। जैसे 37 का संबंध यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो 57 का संबंध आपको बताना है। 10 सेकंड का समय रहेगा, आप ट्राई कर सकते हो लॉजिक पकड़ने का, ठीक है, कि किस तरीके से इस प्रश्न को बनाया गया है। थोड़े से आपको अच्छे तरीके से लॉजिक पता होना चाहिए इस टाइप के प्रश्नों के लिए, क्योंकि देखिए
बिल्कुल ऐसे जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछता है। तो जैसे 37 लिखा है, तो 37 का अगर वर्ग करेंगे तो 7 में 7 से यानी कि 9, यानी कि आप कहोगे कि 37 का वर्ग कितना होता है, तो 1700 जो है 69। उसी प्रकार 57 का वर्ग कर दो। 57 का वर्ग का मतलब क्या होता है कि 57 में आप 57 से गुणा कर लो, ठीक है, और गुणा करके देखो कितना आएगा। तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आपको गुणा आना चाहिए, 3249 हो जाएगा, जो कि आप देख लो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 3249, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। वेन आरेख के तो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया था एक एक, तो ये भी बहुत इजी प्रश्न होते हैं और आप कम समय में एक प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। तो आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो जैसे मुझे दिखा, सबसे पहले क्या लिखा है, अक्षर, तो अक्षर लिख दिए। अक्षर से क्या बनता है, जैसे अक्षर हो गया, अक्षर जैसे आप क बोलते हो तो इसको बोलते हैं अक्षर। इसी में अगर यहाँ पे अ की मात्रा और म लगा देंगे, ये हो गया काम। काम को क्या बोलेंगे, तो शब्द बोलेंगे। ये क्या बनेगा, हमारा शब्द। काम क्या है, एक शब्द हो गया। और काम यहाँ पे लिख लोगे कि राम काम करता है, इस तरीके से, इस इस तरीके से अब लिख दिए इसी इसी वाक्य को। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये हो गया एक वाक्य। तो इस तरीके से वाक्य हो जाएगा। अब देख लो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। और ए यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अक्षर, अक्षर के बाद से आपका शब्द, शब्द से मिलके बनता है क्या, वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म को जो है चुनिए। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का जो है चयन करना। मतलब आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे भाई साहब 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से जो है 3 एक जैसे हैं और एक कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एंगल से अलग दिखेगा, और जो अलग है वो आपका राइट उत्तर है, जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। अब बताओगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल इजी है। जैसे 3 का कोड, सी का कोड 3 होता है, ए का कोड 1 होता है और टी का कोड 20 होता है, बिल्कुल दिया गया है। डी का कोड 4 होता है, ओ का कोड 15 होता है, जी का कोड 7 होता है, बिल्कुल सही है। एफ का कोड 6 होता है, ओ का कोड 15 होता है, एक्स का कोड यहाँ पे 23 होता है। ये तीनों के तीनों कोड लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है। चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं, सी का कोड 3 होता है, ओ का कोड 15 होता है, डब्ल्यू का कोड 23 होता है। यहाँ पे एक्स का भी कोड 24 होता है और डब्ल्यू का भी, यार डब्ल्यू का 23 होता है। और गलती कहाँ पे इसने लिख दिया, यहाँ पे जो है अलग तरीके से लिख दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में प्रोटेक्ट को जो है ये कहा गया, तो उसी कुट भाषा में एलिफेंटॉन को जो है क्या कहा जाएगा, बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे, स्टार कर लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न दो दो ठो आपके पूछा जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग से, तो कहीं भी ये प्रश्न गलती नहीं करना है। अगर आपको कोड याद है 1 से लेकर 26 तक के अंकों को अपोजिट भी याद कर लेना, बिल्कुल ही ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में करके आ जाओगे। जैसे आप ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप जो है उतार लेना, तब करोगे तो कभी भी गलती कि कोई भी चांस नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे क्यू लिखा है, एस लिखा है, पी लिखा है, वाई लिखा है, एफ लिखा है, डी लिखा है, यू लिखा है। मैंने देखा पी के बाद क्यू एक जोड़ दिया, आर से एस एक जोड़ दिया, ओ से पी एक जोड़ दिया, टी के बाद यहाँ पे तो एक नहीं जोड़ा, टी होता है 20 पे, वाई होता है 25 पे, यहाँ पे 5 जोड़ दिया। एफ के बाद यहाँ पे तो एक ही जोड़ा है, सी के बाद डी एक ही जोड़ा है, टी के बाद यू एक ही जोड़ा है। देखो 3 ठो शुरू के एक जोड़ा है, बाद में का 3 ठो एक जोड़ा है और बीच वाला देख लो 5 जोड़ा है। मतलब यहाँ पे आपको लगता था कि एक एक सब में जोड़ा गया है, परंतु बीच में देख लो फंसाने के लिए एक में 5 भी दिया गया है। तो आपको अच्छे तरीके से ये मालूम होना चाहिए। पहले एक जोड़ दो एफ हो जाएगा, फिर एक जोड़ दो एल के बाद क्या आएगा, एम आ जाएगा,
ई के बाद फिर एफ आ जाएगा। अब देखो 3 ठो हो गया, 3 के बाद यहाँ पे 5 जोड़ना है, पी होता है 16 5 21, 21 पे कौन सा अक्षर आएगा, यू। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यू आपको देख लेना था कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। और इस तरीके से आप अगर प्रश्न को बना रहे हो तो किसी भी एंगल से कभी भी प्रश्न गलती नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। उस विकल्प का चयन करिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। बिल्कुल 100% आपके अच्छे तरीके के ये प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये बिल्कुल आने वाले प्रश्न हैं। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है आपको यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने देखा ई के कोड 5 होता है, एच का कोड 8 होता है, 5 और 8 को जोड़ा 13 होता है और 13 पे कौन सा अक्षर होता है, एम। डी होता है 4 पे, आर होता है 18 पे, 18 और 4 जोड़ दिया 22 होता है, 22 पे कौन सा अक्षर होता है, भी। टी होता है 20 पे, एफ होता है 6 पे, 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 पे कौन सा अक्षर आता है, जेड। और जेड यदि आपने बताया है, जेड यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए पासे को पसंद करने पर कौन सा घन बन सकता है। दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सा घन बन सकता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सा घन बनेगा, तो अपोजिट आपको सबसे पहले निकालना आना चाहिए, ठीक है। और जो भी अपोजिट होंगे कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि एम का अपोजिट पी हो जाएगा, एक बीच वाला को छोड़ दिया जाता है तो अपोजिट बिल्कुल निकल जाता है। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे तरीके से क्लास में। उसी तरीके से एम का अपोजिट एन का अपोजिट ओ हो जाएगा और बचा हुआ क्या है यहाँ पे, इसका अपोजिट क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है और आर का अपोजिट ये जो है भाई साहब क्यू हो जाएगा। आर और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको आर दिखाई दे दिया तो क्यू किसी भी हालत में नहीं दिखाई देगा। अगर ओ दिखाई दे रहा है तो एन नहीं, एन दिखाई देगा तो ओ नहीं। अब देख लो क्यू और आर एक साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा, मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे क्यू और आर दिखाई दिया, ये भी नहीं हो सकता है। अब देख लो आपके कौन यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, एम और पी एक साथ दिखाई दे रहा है। एम और पी एक दूसरे का अपोजिट है तो एक साथ क्यों दिखाई देंगे। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है आप देख लो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। एक है क्यू, क्यू यहाँ से ले लिया है और पी जो है आपका यहाँ पे लिया है और एन जो है यहाँ से लिया है। देखो तीनों जो है अलग अलग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन करें। सही जो है आपको क्या चुनना है यहाँ पे, दर्पण प्रतिबिंब, कि इसका जो है सही दर्पण यहाँ पे क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न है। 100% दर्पण से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। आपको याद रखना है कि जो राइट में होता है वो लेफ्ट में हो जाता है, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है। बस वही काम आपको कर देना है। जैसे यहाँ पे एन है तो यहाँ पे आ जाएगा एन और आपको जो है एन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पहले एन हो गया, फिर आएगा आपका ओ तो ओ हो गया, फिर आएगा आई तो आई होगा, फिर आपका टी हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए टी हो गया, टी हो गया, टी हो गया, देख लो यहाँ पे सभी में इस तरीके से। उसके बाद से क्या है, ए तो ए हो जाएगा, ए के बाद एल इस तरीके से हो जाएगा। ए एल कहाँ पे है, यहाँ पे छोटा ए लिख दिया और आगे चलोगे तो यू दिया है तो यू आपका जो है इस तरीके से हो जाएगा और इसका मुंह इधर है तो इस तरीके से इधर साइड में हो जाएगा इधर। तो आप देख लो इधर वाले में आपका हो गया, फिर आएगा आपका एम, फिर आएगा आपका आर, फिर आएगा आपका ओ और फिर आएगा आपका एफ इस तरीके से। अब चेक करो इसमें एफ का एफ लिख दिया, बिल्कुल गलत हो गया। इन दोनों में मिला लो कहाँ पे गलती है। आर यहाँ पे देखोगे छोटा ओ लिख दिया, ओ क्या है छोटा, यहाँ पे बड़ा ओ है तो बिल्कुल ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला को निम्नलिखित विकल्प
विकल्पित पूर्ण करें। मतलब यहाँ पे जो है इस श्रृंखला को पूरा करना है जहाँ पे आपके जो है खाली वर्ड छोड़े गए हैं। अब कहाँ कहाँ पे जो है वर्ड जो है यहाँ पे खाली है इस श्रृंखला में, इसी को जो हम लोगों को भरना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। स्टार कर लीजिएगा सभी लोग, स्टार कर लीजिएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। जैसे मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का जो है फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, पेयर बनाएंगे तो 4 4 का, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 4 हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 4 हो गया। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 4 4 में क्या बनेगा, 4 4 में क्या बन रहा है आपका, अगर मैंने देखा यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या रख दूँ, एम, फिर एन, फिर डब्लू, यहाँ से 3 ठो का पेयर लिया तो एम एन डब्लू, एम एन डब्लू, एम एन डब्लू और एम एन डब्लू। देख लो बन रहा है कि नहीं, 3 3 का ले लो, एम एन डब्लू, फिर एम एन डब्लू, फिर एम एन डब्लू, फिर एम एन डब्लू। तो पहले भरा एम, फिर डब्लू, फिर डब्लू, फिर एन। अब आप देख लो कहाँ पे है, एम डबल डब्लू एन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ जोड़ हो तो निम्नलिखित समीकरण का जो है मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जैसे आप देख लो, ए की जगह पे क्या रखना है आपको, ए की जगह पे आप देख लो भाई साहब कहाँ है ए, तो माइनस रखना है। ऊपर देखो ए का माइनस, बी का जो है भाग, बी का यहाँ पे भाग, सी का जो है गुणा और डी का जो है यहाँ पे जोड़। अब इसी को सॉल्व कर लो। सबसे पहले आप देखो तो 8 माइनस यहाँ पे भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 90 प्लस का 21, यहाँ पे 8 माइनस ये 9 बचे कितना हो गया, 45 प्लस का 21, ये जो है जोड़ लो, 21 8 कितना होता है, 21 8 29, इसमें से 29 घटा दो तो देखो ये माइनस का है 450, तो माइनस में उतर आएंगे कितना, 429 यानी कि 21 हो जाएगा, 421 माइनस में आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल आज का क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जैसे कि जिनका भी पेपर 11 का है तो सुबह में जो है आप लोगों के 4 AM पे एक रामबाण क्लास मिलेगा, तो आप उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में। तो उसके लिए आप चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो क्लास किसी भी एंगल से मिस नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।